नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं हर्षदेव सिंह, जो फायर ब्रांड लीडर है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ रोज पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दिया था। 25 लाख नए मतदाता बनेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में आएगा वो अपना वोट बना पाएगा। और उसके बाद उन्होंने आज पहली मर्तबा मतदाता सूचियों के रिवीजन को लेकर के आल पार्टी मीट बुलाई थी। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मीटिंग में शामिल होने के बजाय प्रोटेस्ट किया। हर्षदेव जी, क्या कारण थे? बहुत मीटिंग अटेंड की विनोद जी, लेकिन होता वही है जो दिल्ली से इनको निर्देश आता है जी। वहाँ बैठे हुए जो इनके नेता हैं वो डिक्टेशन देते हैं और उसके मुताबिक फैसला होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को सुन के कोई फैसला नहीं लिया जाता, ये हमने देख लिया है। आपको याद होगा कि 2019 में मार्च के महीने में फुल कमीशन यहाँ आया था जी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जी, इलेक्शन कमिश्नर थे, और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि आप बताइए कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो सकती है या नहीं हो सकती है जी। और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त ये कहा था कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। जी, लाजमी है। और सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा इस वक्त इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात को अनसुने करते हुए बीजेपी के कहने के ऊपर उस वक्त इलेक्शंस को डिनाई कर दिया और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने से उस वक्त इनकार कर दिया जी। उसके बाद भी जो मीटिंग्स होती रही हैं, अब तो मैं तो अटेंड करता रहा हूँ सारी मीटिंग्स, लेकिन जो लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और डिक्टेशंस के ऊपर काम होता है। इसलिए हमने कहा कि अगर हमको बुलाकर, यानी ये आपका खाना पूर्ति वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये मीटिंग्स खाना पूर्ति एक की जाती है, लोगों को बुलाकर एक ये दिया जाता है कि हमने एक लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर ली है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना था और उनकी राय लेनी होती है। जो वो बोलते हैं, जब उनकी राय के ऊपर आप कोई अमल नहीं करते हैं और उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो ऐसी मीटिंग्स में जाने का कोई फायदा नहीं। हर्षदेव जी, आप 1996 से लगातार जीत के आ रहे हैं, 2014 को छोड़ दिया जाए, तो आपको नहीं लगता था कि बीच में बैठ करके ये बात कही जा सकती थी उनको कि भाई ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज है, आप बाहर रह करके उस बात से वंचित रह गए हैं? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है। बीच में रहकर हमने बहुत बार ऐसी बातें की हैं, लेकिन हमने ये देखा कि बीच में बैठकर कहने से भी कोई जो है वो असर इनके ऊपर नहीं होता है। फैसला वही होता है जो दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान कहते हैं, और यहाँ की बीजेपी वालों को भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं, ये असहाय टाइप के लोग हैं, ना दिल्ली में है ना एलजी ऑफिस में है। नहीं, ना एलजी ऑफिस में है जी। दिल्ली से फैसला होता है और जो फैसला होता है वो इनको पता नहीं होता। ये भी अगले दिन अखबार में ही पढ़ते हैं कि उन्होंने ये फैसला, उसके बाद ये ताले बजाते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला हो गया है जी। तो इनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। तो ये सारी चाबी जो है वो वहाँ से चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करें। अब 4 साल हो गए हैं बगैर जमहूरी निज़ाम के। संविधान कहता है कि लंबे अंतराल, इन 4 सालों में सरकार और आवाम के बीच में कितना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, आप बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जितना देर करेंगे और उतना ट्रस्ट खत्म होता जाएगा। ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एलिनेशन बढ़ती जाएगी जी। लोगों का भरोसा उठ चुका है आज की सरकार में इस निज़ाम के ऊपर से। लोग पहले बात करते थे कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। आप देख लीजिए शहर के अंदर भी कितनी पानी और बिजली की समस्या है। गाँव का तो आप हालत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अब लोग खामोश हो गए। आपने देखा होगा बिजली पानी की बात ही नहीं करते हैं। सुनवाई नहीं जी, किसको कहेंगे जी, किसको नॉक करेंगे? वही जी। वो थक हार कर बैठ गए हैं कि यहाँ कोई नहीं सुनेगा जी, कोई नहीं सुनेगा। और लोगों का भरोसा जो है वो इस निज़ाम के ऊपर से पूरे तरीके से हट गया है।
देखिए, अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता है विनोद जी, तो लोग किसी वक्त उसको जाकर पकड़ सकते हैं, दिन को पकड़ सकते हैं, रात को पकड़ सकते हैं, और नुमाइंदे को भी ये मालूम है कि मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। इन्होंने वोट कास्ट करना है मेरे लिए, राइट, इन्होंने करना है। लेकिन जब बाहर से आप लोगों को भेजते हैं कि जाइए आप हुकूमत चलाइए जम्मू कश्मीर में जाकर, कोई यूपी से है, बिहार से हैं, उनको कितनी जानकारी है और उनकी क्या इन लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी कितनी कमिटमेंट इन लोगों के प्रति हो सकती है, क्योंकि उनको मालूम है आज वो यहाँ है, कल कहीं और होंगे। और लोग जो हैं वो आहत हैं, लोग इसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन ये जानते हैं कि शोर करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए खामोश होकर बैठ गए हैं। तो ये जो आपको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी जानकार हैं जी, उसके बावजूद भी आपको पता भी है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 क्या कहते हैं जी, उसके बावजूद भी आप ये 25 लाख के आंकड़े पर सियासत करते हैं। वो क्यों? बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35 में रिपील हो गया, तो वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल। और क्या हर्षदेव भी ऐसा होता है कि कोई अपनी जो गुजरात का रहने वाला वहां से वोट काट करके यहाँ पे वोट बनाएगा? इज इट पॉसिबल? लेकिन कुछ सियासी जमातों में जिसमें आप भी शामिल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसका जवाब देना चाहूंगा। और जी डेफिनेटली डेफिनेटली देखिए, जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, वो यहाँ लागू हो चुका है जी। और उस एक्ट में ये कहा गया है कि जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होंगे जी, वो भी वोट यहाँ बना सकते हैं। इसमें 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 19 है, एक सेक्शन 20 है। इन सेक्शंस को आइसोलेशन में पढ़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी इन सेक्शंस को मिस इंटरप्रेट करके लोगों के अंदर ये मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत ऑर्डिनरली रेजिडेंट वो भी है जो यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हुआ है, सर्विस के लिए या किसी अपने प्रोफेशन के लिए। अगर आप दोनों सेक्शंस पढ़ें, 19 में कहा गया है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट को होगा, 20 में यह कहा गया है कि जो आदमी एक स्टेट का रहने वाला है जी, अगर किसी काम के सिलसिले में वो दूसरी स्टेट में चला जाता है, इन कनेक्शन विद हिज सर्विस और विद हिज प्रोफेशन, ही डज नॉट सीज टू बी एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ हिज पेरेंट स्टेट, जहां का वो बुनियादी तौर पर, अगर वहां वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट सीज नहीं होता, अगर खत्म नहीं होती उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप, तो यहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे हो गया? वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता है। एक्ट भी ये कहता है, एक्ट भी ये कहता है कि आपको वहां का वोट कटवाना होगा। जी 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 जी, तो उसमें तो क्लियर है जी, उसमें ट्रांसपेरेंट वे में है। और अब आप ये कहते हैं कि अब ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये अपना वोट बना सकते हैं और 25 लाख लोग यहाँ वोट बना सकते हैं। ये 25 लाख का आंकड़ा आपके पास कहां से आ गया अचानक, जब आपका पिछले 75 वर्षों में 76 लाख वोटर है इस वक्त? तो विनोद जी, अगर पिछले 75 सालों में 76 लाख बना है तो एनुअल जो है कितनी बढ़ोतरी हो रही है? एक लाख एक साल में एक वोटर आपका बढ़ेगा जी जी। अब 2019 में अगर आपका 76 लाख, 4 सालों तक, 4 सालों में 25 लाख कैसे बढ़ जाएगा? 3 सालों में 25 लाख कैसे बढ़ जाएगा? ये आंकड़े आपके पास आए कहां से? आपने तो सेंसस भी नहीं किया जी, सेंसस भी नहीं हुआ और उसके बावजूद आप कहते हैं कि 25 लाख वोटर आ जाएगा। आपकी मंशा क्या है? जब आपने कैलकुलेशंस नहीं की, जब आपने सेंसस नहीं किया, तो आप कैसे कहते हैं? आपको कहां से पता चल गया कि 25 लाख वोटर जो है वो नया इसमें ऐड होने वाला है? और अगर प्रोरेटा आप देखें तो अगर 75 सालों में 76 लाख बना है तो 3 सालों में 3 लाख, 4 लाख बना लीजिए, 5 लाख बना लीजिए। हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान के जो 70 या 80 हजार आप कहते हैं लोगों के वोट नहीं, वाल्मीकि समाज है, गुरखा वाल्मीकि, हाँ, उनको लगा लीजिए, 1 लाख बना लीजिए। ये 75 लाख, ये 25 लाख का आंकड़ा आपके पास कहां से आ गया? तो एप्रीहेंशंस लोगों के दिलों में ये कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर एलजी मनोज कुमार सिन्हा का एक इंटरव्यू चल रहा था, इसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक जो पिछले इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट्री के, उस पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन में 35,000 ऐसे वोटर थे जो नॉन रेजिडेंट जेएंडके थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई भी ऐसा वोट नहीं बना है उसके बाद।
जी, देखिए पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है वो सारे हिंदुस्तान की होती है, उसमें तो वोट बन सकता है किसी का, क्योंकि आपको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनानी है जी, ये आपको स्टेट असेंबली बनानी है। मेंबर पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान का होता है, जीता एक जगह से है, लेकिन उसको कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट, पूरे हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट का मेंबर होता है। जो असेंबली का एमएलए बनेगा वो उस जम्मू कश्मीर रियासत का होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आप लोगों को यहाँ लाके वोटिंग राइट देंगे और वो फैसला करेंगे कि जम्मू का एमएलए कौन होगा, पुंछ का एमएलए कौन होगा, उस शख्स को क्या इंटरेस्ट होगा यहाँ की ये पॉलिटिकल जो इस फील्ड में या यहाँ की डेवलपमेंट में। एमएलए का मतलब ये है कि वो लोगों की जो बुनियादी जरूरत रिप्रेजेंटेशन करता है, जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ की करे, यहाँ की समस्याओं को उजागर करे, यहाँ की समस्याओं के लिए खड़ा हो, लोगों की लड़ाई लड़े। तो एक बिहार का आने वाला आदमी या गुजरात का आने वाला आदमी या महाराष्ट्र का आने वाले आदमी थोड़ी देर के लिए यहाँ रहता है, आप कहते हैं उसका डोमिसाइल नहीं भी होगा तब भी वोट बन जाएगा, तो उसको यहाँ क्या इंटरेस्ट होगा। बाहर के लोग यहाँ फैसला करेंगे कि हमारा एमएलए कौन होगा, ये बात जो है प्रैक्टिकली भी जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। और क्या ये प्रैक्टिकली डाइजेस्ट हो सकता है कि कोई अपना बंदा बिहार से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, वहां से वोट कटवा करके यहाँ वोट बनवाए? इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि उसको कुछ दिलचस्पी होगी, उसके वहां के समीकरण भी बिगड़ते नजर आएंगे? देखिए ये बात देखने की है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जब कहते हैं कि यहाँ किसी भी काम से वो आया होगा, यहाँ वोट बना सकता है, उससे लोगों के दिलों में बहुत सारी आशंकाएं जो हैं वो पैदा होती है। और कौन उसका चेक करने के लिए जाएगा कि उसने अपना वोट कटवा के यहाँ सेटल हो रहा है, और किस लिए वो सेटल होना चाहता है, और 25 लाख लोग क्यों यहाँ आना चाहता है कि 25 लाख से एकदम से आप कहें कि यहाँ का वोटर बढ़ जाएगा 3 सालों के अंदर, तो ये एक इम्प्रैक्टिकेबल सी बात लगती है। और इसमें ऐसा लगता है कि कोई प्री प्लान्ड मूव है एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, लोगों का ये मानना है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, आप कहीं भी चले जाइए, एक अनसर्टेनिटी का माहौल जम्मू में भी एक पैदा हो चुका है। लोग ये समझते हैं कि बाहर के लोगों को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख खो चुकी है, और बाहर से लोगों को लाकर यहाँ उनके वोट बनाकर ये डेमोक्रेटिक जो लोगों का विल है उसको डिस्टॉर्ट करना चाहती है। जो लोग यहाँ चाहते हैं उसके बजाय वो करना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हर्षदेव जी की बातों के लब्बो लबाब से ऐसा लगता है कि हर्षदेव जी नहीं चाहते थे कि 370 में संशोधन हो, 35 से हटे। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा जी, ऐसा नहीं कहा मैंने। आप बाहरी लोगों का बार जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, लेकिन अधिकार तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो यहाँ रहते हैं जी। हमें अब नुमाइंदा, अपना नुमाइंदा चुनना है, बिहार के लोगों के लिए नुमाइंदा थोड़ा चुनना है जी। अब पुंछ का नुमाइंदा जो है वो पुंछ के लोग फैसला करेंगे ना, जो डोडा का नुमाइंदा होगा वो डोडा के लोग फैसला करेंगे, बारामूला के लोग फैसला करेंगे उनका नुमाइंदा कौन होगा, अनंतनाग के लोग फैसला करेंगे कि अनंतनाग की नुमाइंदगी कौन करेगा। अब अनंतनाग की नुमाइंदगी करने के लिए या बिश्नाह की नुमाइंदगी करने के लिए अगर कोई छत्तीसगढ़ से आता है, कहता है मैं यहाँ वोट डालूंगा और मैं देखूंगा यहाँ कौन नुमाइंदा बनना चाहिए, तो वो जस्टिफाइड किसी भी तरीके से नहीं। आप इतना भयभीत क्यों कि चौबे जी, दुबे जी, उपाध्याय जी यहाँ पर आकर के आपके एमएलए बन जाएंगे? इज इट पॉसिबल? कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। बात ये नहीं है संभव है या नहीं है, बात अधिकारों की है जी। ये हमारा अधिकार है कि हम चुने, लोगों का अधिकार है कि लोग चुने। आरसपुरा की नुमाइंदगी कौन करेगा जी, सांबा की नुमाइंदगी कौन करेगा, सांबा के लोग इसका फैसला करें, और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है जी, उनको किस बात की दिक्कत है और कौन उनको बेहतर तरीके से जो है पूरा कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। हर्षदेव जी चाहते थे कि अलग से झंडा भी रहना चाहिए, अलग से संविधान भी रहना चाहिए जम्मू कश्मीर के, राइट भी अलग से रहना चाहिए। ये हमने कभी नहीं कहा जी कि अलग से झंडा रहना चाहिए। हमारे लिए तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सर्वोपरि है, और नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हम उसको मानते हैं। आपको याद होगा कि जब मैं मिनिस्टर भी बना तो मैं ही सिर्फ एक ऐसा मिनिस्टर था जिसने अपनी गाड़ी के ऊपर सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज रखा था उस वक्त,
और असेंबली में बहुत सारे लोगों ने उस वक्त सवाल उठाया कि हर्षदेव सिर्फ नेशनल फ्लैग लगाता है। और बीजेपी की जब सरकार आई, आपने देखा होगा कि बीजेपी के सब मंत्रियों ने वो झंडे के साथ दूसरा झंडा लगाया हुआ था, कहीं हर्षदेव जी जीएडी महबूबा जी नाराज ना हो जाएं, कहीं जीएडी से माता जी जो है जीएडी वो से नाराज हो गई तो कुर्सी निकल जाएगी हाथ से। हर्षदेव जी, आपको याद होगा जीएडी से ऑर्डर भी निकला था जी कि दोनों झंडे बड़े अनिवार्य, हालांकि इस ऑर्डर की जरूरत ही नहीं थी। इस ऑर्डर की जरूरत नहीं थी और बीजेपी के राज में उनकी अपनी सरकार ने ये ऑर्डर में निकाला कि ये दोनों झंडे लगाइए। तो आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दोहरे चरित्र के भी सियासतदान यहाँ रहे हैं। लेकिन हमने जिस बात को हमने कहा उस बात के ऊपर हम चले, सीधी लकीर जो है वो एक लाइन के ऊपर चले हमेशा ही। तो उसमें तो कोई ऐसी हमने कभी ये आगे पीछे करने की कभी बात नहीं। हर्षदेव जी, आम आदमी पार्टी का गणित बिगड़ सकता है गुलाम नबी आजाद के मैदान में आने से? सच बोलिएगा। देखिए, ये जो आपने कहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात रखेगी लोगों के सामने और उसके बाद लोग फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। आज़ाद साहब अपनी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी अपनी बात करेगी, बीजेपी अपनी बात करेगी और दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या दूसरी पार्टी, अब इतनी पॉलिटिकल पार्टी हो गई हैं, अब गणित का तो सवाल ही नहीं रहा। एक टाइम होता था कि कश्मीर में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब आप देखिए कि कश्मीर के अंदर इतना डिवीजन हो गया है, कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं। पीडीपी आई, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, फिर कोई अपनी पार्टी, फिर कोई अवामी इत्तेहाद पार्टी, फिर और पता नहीं कितनी कितनी आ गई हैं। इसी तरीके से जम्मू में भी बहुत सारी पार्टी बन गई है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या फैसला लेते हैं, लोगों को क्या बात जचती है और लोग क्या सोचते हैं कि उनकी कौन नुमाइंदगी कर सकता है, ये मायने रखता है। और आने वाले वक्त में यही हमें देखना होगा कि लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं और अपना जो है मत का अधिकार किसके हक में इस्तेमाल करते हैं। हर जी, अब आम आदमी पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होने लगी है कि दिल्ली में भी सरकार है, जब पंजाब में भी सरकार है, स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अच्छी छवि वाले लोग रहे और अच्छी नीत और नीति के साथ काम करें, जिसके लिए मुझे लगता है कि बड़ा कुछ करना पड़ेगा, स्क्रूटनिंग बड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और मैं तो लोगों से भी यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ कर फैसला लें। हवा के रुख के साथ मत चलिए, क्योंकि हवा के रुख के साथ आपने चल के देख लिया है, लहरों के साथ लाशें बहती हैं, जिंदा इंसान नहीं बहते। लहर के साथ मत बहिए, बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए कि कौन हमारी भलाई कर सकता है, कौन हमारे लिए खड़ा हो सकता है, कौन हमारी लड़ाई लड़ सकता है जी, और कौन हमें अपने अधिकार दिला सकता है। अब तो लोगों का बहुत तजर्बा हो गया। अब विनोद जी देखिए, कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों ने परख लिया है, नेताओं को भी परख लिया है और इतना तजर्बा, अब तो इतनी इलेक्शनें हो गई हैं, अब तो इलेक्शनें होती हैं, कभी डीडीसी, कभी बीडीसी के पीआरआई इलेक्शंस है, कोई अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन है, एमपीज़ की इलेक्शन है। तो लोगों ने इतने बारी वोट दिया है, अब मुझे लगता है कि बहुत मैच्योरिटी लोगों के अंदर भी आ चुकी होगी और वो ठीक फैसला करेंगे। और हम भी उनसे यही कहेंगे कि ठीक फैसला कीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए जो आपकी बात को बेबाकी के साथ रख सके और आपके लिए खड़े हो सकें। अपने लिए तो बहुत खड़े होते हैं, अक्सर लीडर जो है इतनी अपॉर्चुनिज्म पॉलिटिक्स में आ गया है जी कि लोग मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप समझ भी चुके होंगे। तो ये देखिए कि अपने लिए नहीं, जो आपकी खातिर खड़ा हो सके और आपकी लड़ाई को लड़ सके, ऐसे लोगों को आगे लाइए। आज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में, धन्यवाद। थैंक यू।